सबसे मेजर या कॉमन मसला जो कि हमने मोस्टली बहुत सारे ही ख़वातीन से सुना है, हेयर फॉल का। फीमेल्स का हेयर लॉस जो है वो काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है अगर डायग्नोज प्रॉपरली हो जाए। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल्स में है वो है आयरन की डेफिशिएंसी। आपने अगर चेक करना है कि आपको कहीं आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो वो सीरम फेरेटिन एक टेस्ट होता है। मोस्टली फीमेल्स के अंदर आईवी आयरन, अक्सर ये डेफिशिएंसी शुरू होती है प्रेगनेंसी में। आपका आयरन कम था, आपने आईवी लगवाया आयरन, तो कम से कम 6 मंथ्स के बाद इंप्रूवमेंट शुरू हो। मेल हेयर लॉस मोस्टली वो तो जेनेटिक होता है। आज हम बात करेंगे आपके बालों की सेहत के हवाले से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस होती हैं, वैसे अब ये बात भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा गलत हो चुकी है। आजकल के तो मर्द भी बड़े कॉन्शियस होते हैं अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने हेयर हेल्थ को लेकर। थैंक्स टू जनाब मेडिकल साइंस, जिसमें इतनी सारी इनोवेशन अब आ चुकी है, इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि इतने सारे ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं कि अगर किसी को बालनेस का इशू है तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बालों को हेल्दी कर सकती हैं। तो वो कौन कौन से टिप्स हैं, वो कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं, आज हम इसी का तस्करा करेंगे, जो कि सेफ़ भी हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है आज इन प्रोग्राम डॉक्टर नासिर रशीद साहब, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे वक्तन मुलाकात भी रहती है और बड़े मज़े के टिप्स जो हैं वो जानने का मौका मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बालों की हेल्थ के हवाले से, बालों की सेहत के हवाले से। मर्द और ख़वातीन को दोनों को हम बारी बारी मैं चाहूँगी कि डिस्कस करें। मर्दों के भी जो मसले मसाइल हैं उनको भी तस्करा करें, लेकिन हम आगाज़ करेंगे ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस भी होती हैं। और जो एक सबसे मेजर या कॉमन मसला जो कि हमने मोस्टली बहुत सारे ही ख़वातीन से सुना है, हेयर फॉल का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जितने आपके मसले हैं वो मेरे भी मसले हैं, उनको हम ज़रा केटर करते जाएंगे, डॉक्टर साहब से पूछते जाएंगे हेयर फॉल की क्या रीज़न है। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मेल और फीमेल हेयर लॉस बिल्कुल डिफरेंट है और उनके कॉजेज़ भी बहुत डिफरेंट हैं। मेल हेयर लॉस मोस्टली 90% आप कह लें, 10% केसेस को छोड़ के वो तो जेनेटिक होता है। आपका फैमिली में आपके दादा, ताया, चचा, एनीवन, इवन मामू, नाना, उस फैमिली, दोनों फैमिलीज़ की तरफ से आ सकता है। तो अगर कहीं फैमिली में हिस्ट्री है तो आप हाई रिस्क पे हैं कि आपके अंदर भी वो हेयर लॉस की जीन जो है वो आएगी। और एक टाइम के ऊपर जब आप टीन एज से निकलते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है और आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। फीमेल्स का हेयर लॉस जो है वो काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है अगर डायग्नोज प्रॉपरली हो जाए और उसका प्रॉपर जो स्टेप्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो करेक्ट हो जाएं तो काफ़ी हद तक रिकवर भी हो जाता है हेयर लॉस। जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल्स में है वो है आयरन की डेफिशिएंसी, और जो कि अनडिटेक्टेड, बहुत ज़्यादा अनडिटेक्टेड है कि लोगों को कई साल तक आयरन डेफिशिएंसी होती है और वो अल्टीमेटली जो उसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो होते हैं एग्रेसिव और बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा हेयर लॉस एकदम शुरू हो जाता है। तो उसका जो मेन टेस्ट है, आपने अगर चेक करना है कि आपको कहीं आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो वो सीरम फेरेटिन एक टेस्ट होता है जो आप किसी भी लैब से, अच्छी लैब से करा सकते हैं। तो जब भी हेयर लॉस होना शुरू हो फीमेल्स में, चाहे जो भी एज ग्रुप हो, तो जो पहला टेस्ट है वो फेरेटिन ज़रूर चेक होना चाहिए। ठीक है। हाँ, बल्कि कोई भी थेरेपी में जाने से पहले फेरेटिन चेक होना चाहिए। और फेरेटिन का जो लेवल है वो खुद असेस नहीं करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से असेस कराना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लैब के अंदर जो रेफरेंस रेंज है वो लिखी होती है एक बहुत ब्रॉडर लाइन के 25 से लेके 150 तक, जो कि नॉर्मल रेंज नहीं होती। वो बिल्कुल एक किस्म की स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि लैब के अंदर इतने लोगों ने टेस्ट कराया और मिनिमम ये लेवल आया और मैक्सिमम ये लेवल आया, तो लोग समझते हैं कि हमारा उस रेंज के अंदर है जो लैब ने लिखा हुआ है आगे, तो वो समझते हैं नॉर्मल है। हालांकि ये नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं है। फेरेटिन की नॉर्मल वैल्यू कम से कम एक्सेप्टेबल वैल्यू 70-80 मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 70-80। आइडियली तो 3 फिगर्स में होनी चाहिए कि 90-100 पे रहे। तो अगर आपने खुद चेक करना है और ख़ुद टेस्ट कराना है डॉक्टर पे जाने से पहले, जो कि एडवाइजेबल है, क्योंकि सिंपल एक चीज़ है, फेरेटिन आप खुद भी चेक कर सकते हैं, किसी लैब पे जाएं, ब्लड सैंपल दें, फेरेटिन का टेस्ट लें और ये चेक करें कि वो 100 के क्लोज होना चाहिए। अगर बहुत ही कम आ रहा है 80-70 तो एक्सेप्टेबल लिमिट में है, हेल्दी फिर भी नहीं है। अगर इससे कम है दैट मीन्स कि आपको आयरन सप्लीमेंट्स चाहिए। अब आयरन सप्लीमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग हमारे यहाँ पे आयरन ओरली एक्सेप्ट नहीं करते, स्टमक एसिडिटी हो जाती है, स्टमक की वैसे प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिस होता है लोगों को, तो उसमें मोस्टली फीमेल्स के अंदर आईवी आयरन, जिसमें वीनोफर की ड्रिप है, फेरो इंजेक्ट की ड्रिप है, जो प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान भी लगती है,
और सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक फीमेल्स में होता है कि ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं फोलिक एसिड की, आयरन की इवन डेफिशिएंसी, वाइटामिन की डेफिशिएंसी, ये ज़्यादातर अनमॉनिटर्ड प्रेगनेंसीज में होती हैं जिनके अंदर प्रॉपर डॉक्टर नेग्लिजेंट है, पेशेंट भी नेग्लिजेंट है और वो अपने लेवल्स चेक नहीं करा रहा, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो फोलिक एसिड एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपने लेना है, मल्टीविटामिन जरूर लेना चाहिए और आयरन मॉनिटर करना चाहिए, यानी कि सीरम फेरेटिन। लोग एक और भी प्रॉब्लम करते हैं कि आयरन का लेवल चेक कर लेते हैं, जो कि फ्री आयरन ब्लड में, और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो वो काफी बहुत ज्यादा इनका ड्रॉप कर जाता हाँ है। तो अक्सर ये डेफिशिएंसी शुरू होती है प्रेगनेंसी में और अनडायग्नोज चलती रहती है कई सालों तक। अच्छा। इवन मेडिकल कम्युनिटी में भी बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं कि कई डॉक्टरों से होके आ गए हैं, कई स्किन स्पेशलिस्ट से होके आ गए हैं, उन्होंने फेरेटिन चेक नहीं किया और पीआरपी सेशन करे जा रहे हैं, मीजोथेरेपी कर रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं। और जबकि अगर आपका फेरेटिन कम है और आप कोई भी इन्वेसिव थेरेपी अगर करते हैं विदाउट करेक्टिंग फेरेटिन, तो आपको बेनिफिट एक तो वो नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक, तो डॉक्टर साहब फेरेटिन कम है तो उसके बाद फिर क्या किया जाए? मोस्टली तो अगर मैंने बताया कि 70-80 से नीचे आ रहा है तो ओरली मुश्किल होता है। ओरली आप ट्राई कर सकते हैं, सेंगोबियन टेबलेट आती है, फीफोलवेट आती है जो आम आयरन के ओरल है, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे इंक्रीज इतने आराम से नहीं होता अगर एक दफा कम हो जाए। आईवी आयरन ड्रिप लगती है डॉक्टर की सुपरविजन में या हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाके आप, या गायनोकोलॉजिस्ट इवन, आईवी आयरन है उसमें डिफरेंट आती हैं ड्रिप्स आती हैं, फेरो इंजेक्ट की आती है, विनोफर की आती है, मोनोफर आती है, तो वो ड्रिप्स जो हैं वो लगनी चाहिए फिर, और आयरन करेक्ट होना चाहिए, और जितनी जल्दी वो करेक्ट होगा उतना आपका हेयर लॉस कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक दफ़ा फेरेटिन कम हो जाए और आपको हेयर लॉस फेरेटिन की डेफिशिएंसी से शुरू हो जाए तो ड्रिप्स लगवाने के बाद और लेवल को करेक्ट करने के बाद भी आपको वेट करना पड़ता है। लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैंने लगवाया 2 महीने हो गए, 3 महीने, मिनिमम टाइम 6 मंथ्स है। यानी कि आपका आयरन कम था, आपने आईवी लगवाया आयरन, तो कम से कम 6 मंथ्स के बाद इंप्रूवमेंट शुरू होगी। ओके, फौरन नहीं होगा। और फिर ये भी है कि उस 6 मंथ्स में आपने मॉनिटर भी रखना है कि दोबारा भी आयरन कई लोगों का कम होता है, जिनका कम पहली दफा हुआ दोबारा भी कम होता है, तो मॉनिटर रखें, ठीक है, क्योंकि लेवल मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि आपने ऊपर कर लिया एक दफा, फिर आपने छोड़ दिया मॉनिटर करना, फिर वो नीचे गिर गया, फिर आपने आईवी लगवा लिया, तो इस तरह जो ग्राफ ऊपर नीचे का बनता है वो उसका इतना फायदा नहीं होता, कि बजाय इसके कि वो एक कंसिस्टेंट लेवल पे नॉर्मल रेंज में रहे काफी अरसे तक, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा बॉडी को। सेकंड पे थायराइड हार्मोन का इश्यूज है, बहुत ज्यादा फीमेल्स में है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हम कहते हैं। सब क्लिनिकल का मतलब है कि आपको वैसे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थायराइड के, लेकिन आपका जो TSH लेवल है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। आइडियल TSH ऑप्टिमल एंटी एजिंग की जो थ्योरी है उसके मुताबिक तो 1.5 से 2.5 के अंदर होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल 3, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, और फिर आपने रिपीट कराया 2-3 दफा और उसमें वो 3, 4 से ऊपर रह रहा है, तो दैट मीन्स आपको हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। वो भी फिर हार्मोन स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है। थर्ड के ऊपर विटामिन D डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ये बहुत बड़ा कॉमन आजकल प्रॉब्लम है, बच्चों में भी प्रॉब्लम है। विटामिन D तो हर बंदे का कम है, और वो उसको बहुत इजी लेते हैं कि कम है या सबका ही, हाँ, एक कॉमन जवाब होता है कि सबका ही कम है। सबका कम का मतलब ये नहीं कि आपने सही नहीं करना उसको, तो उसमें तो बहुत इजी है कि कैप्सूल्स आते हैं, बट उसमें ये होता है कि लोग डेली बेसिस वाले लेते हैं, जो कि खाने भी मुश्किल होते हैं, रोज खाना पड़ता है। जो सबसे इजीएस्ट विटामिन D का सप्लीमेंट है वो एक कैप्सूल आता है जो आप महीने में 2 दफा ले लें, 2 लाख यूनिट्स का होता है, सनी डी के नाम से। वो आप सस्ता सा होता है, 100-200 रुपए का, वो आप जाके हर फार्मेसी पे अवेलेबल है, और एवरी 15 डेज आप ले लें तो आपका विटामिन D लेवल मेंटेन रहेगा।